हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अंडरराइटिंग एंड रेटिंग के बारे में। ये वीडियो IRDAI सर्टिफिकेशन एग्जाम के प्लेलिस्ट का पार्ट है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे बेसिक्स ऑफ अंडरराइटिंग, प्रोडक्ट फाइलिंग विथ IRDAI, बेसिक्स ऑफ रेट मेकिंग एंड रेटिंग फैक्टर्स। Basics of underwriting. Underwriting is the process of determining whether a risk offered for insurance is acceptable and if so, at what rates, terms and condition. तो अंडरराइटिंग का मतलब होता है रिस्क को इवैल्यूएट करना, डिसाइड करना कि इंश्योरेंस देना चाहिए या नहीं, अगर देना है तो प्रीमियम कितना होना चाहिए। जब भी कोई पर्सन या बिजनेस इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करता है, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो या कोई कार इंश्योरेंस हो, तब इंश्योरेंस कंपनी का जो अंडरराइटर होता है वो उसकी डिटेल्स चेक करता है। डिटेल्स जैसे कि आपकी एज हो गई, हेल्थ कंडीशन हो गया, लाइफस्टाइल, क्या जॉब करते हैं, कोई मेडिकल रिपोर्ट, ये सारे डिटेल्स को अंडरराइटर चेक करता है। ये सब देखने के बाद ही अंडरराइटर डिसाइड करता है कि कितना रिस्क लेना सही होगा, कितना प्रीमियम चार्ज करना चाहिए, क्या एक्स्ट्रा कंडीशंस लगानी चाहिए पॉलिसी में। और कभी कभी ना प्रपोजल रिजेक्ट भी कर दिए जाते हैं अगर रिस्क बहुत ज़्यादा लगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हो कि कोई एक पर्सन है जिसने एक हेल्थ इंश्योरेंस के लिए अप्लाई किया है। उसकी एज मान लीजिए 40-45 के आसपास है और वो स्मोकिंग करता है। उसकी मेडिकल रिपोर्ट में ब्लड प्रेशर हाई है। तो अंडरराइटर जो है वो उस कंसर्न पर्सन के मेडिकल हिस्ट्री और लाइफस्टाइल को देखकर ये डिसाइड करेगा कि जो रिस्क लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई है और उसकी वजह से जो प्रीमियम है वो ज़्यादा होना चाहिए। और पॉलिसी में एक क्लॉज भी होगा कि अगर वो फ्यूचर में किसी हार्ट रिलेटेड इशू से डेथ होती है तो इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है, या कितना क्लेम मिल सकता है अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें। सेम पॉलिसी अगर कोई नॉन स्मोकर को दी जाए तो उसका प्रीमियम जो है वो लो रहेगा। तो आइए एक बार पढ़ लेते हैं, इसी चीज़ को समझ लेते हैं। Underwriting comprises the following steps: assessment and evaluation of hazard and risk in terms of frequency and severity of loss, formulation of policy coverage and terms and conditions, fixing of rates of premium. Next is sources of information for underwriting: प्रपोजल फॉर्म, रिस्क सर्वेज, हिस्टोरिक क्लेम्स। तो अंडरराइटिंग के लिए इंश्योरेंस कंपनी को एक्यूरेट इंफॉर्मेशन भी चाहिए होती है ताकि वो रिस्क को सही से इवैल्यूएट कर सके। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कंपनी 3 मेन सोर्सेज से लेती है, यहाँ पे जो हमने मेंशन किया है, जिसमें से पहला है प्रपोजल फॉर्म। प्रपोजल फॉर्म जो है, जब आप इंश्योरेंस लेने जाते हो तो आप एज एन एप्लीकेंट एक फॉर्म फिल करते हो। उस फॉर्म में आप सारे डिटेल्स देते हो, जैसे कि आपका नाम क्या है, आपकी एज कितनी होगी, जेंडर क्या है, आपकी हेल्थ कंडीशन कैसी है, इनकम कितनी है, जॉब प्रोफाइल क्या है। ये सारे डिटेल्स आपको उस फॉर्म में फिल करवाए जाते हैं और ये एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है अंडरराइटिंग के लिए, ताकि ये जब अंडरराइटर के पास जाए तो वो इस बेसिस पे इवैल्यूएट कर सके और देख सके कि आपको अगर प्रीमियम देनी है तो वो कितनी होनी चाहिए और रिस्क लेवल कितना है आपके लिए गए इंश्योरेंस पॉलिसी में। दूसरा है रिस्क सर्वेज। तो कई केसेस ऐसे होते हैं जिसमें इंश्योरेंस कंपनी जो है एक्सपर्ट सर्वेयर को भेजती है, जो वहाँ जाकर फिजिकल इंस्पेक्शन करके आते हैं। ये मेनली क्या है, कॉमर्शियल इंश्योरेंस के नाम से जानी जाती है। जैसे कि मान लो आपका कोई बिजनेस है, आप कोई फैक्ट्री रन कर रहे हो, स्टोरेज के लिए वेयर हाउस बना रखा है। इसमें मेनली जो है वो सर्वेयर जो होते हैं, रिस्क सर्वे करने जो जाते हैं, वो उस लोकेशन पे जाएंगे आपके वेयर हाउस पे या आपकी फैक्ट्री में। वहाँ जाके वो चेक करेंगे कि वहाँ पे सेफ्टी मेजर्स कैसे हैं, फायर का रिस्क कितना है, लोकेशन कैसी जगह पे है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए अगर कोई बिजनेस अपने गोडाउन का फायर इंश्योरेंस लेना चाहता है तो अंडरराइटर जो है वो एक रिस्क सर्वे करवाएगा, जिसमें देखा जाएगा कि फायर एक्सटिंग्विशर है या नहीं, वायरिंग जो की गई है वो सेफ है या नहीं, वो लोकेशन कितना फ्रेजाइल है वो देखा जाएगा। उसके बेसिस पे आपको फायर इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाएगी, उसका प्रीमियम सेट किया जाएगा। तो ये जो प्रपोजल फॉर्म हो गया, रिस्क सर्वे हो गया, ये काइंड ऑफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का काम कर रहे हैं कि अगर अंडर राइटिंग में हमें रिस्क को इवेलुएट करना है, प्रीमियम सेट करनी है,
देखना है, तो उसके लिए हम इंफॉर्मेशन कहाँ से ले रहे हैं, ये दोनों सोर्सेज हो गए। इसके अलावा हिस्टोरिक क्लेम्स भी है, तो पिछले सालों में कस्टमर ने इंश्योरेंस पर कितने क्लेम्स किए, कब किए, किस रीज़न से किए, इसकी डिटेल्स भी अंडर राइटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ज़्यादा फ्रीक्वेंट या ज़्यादा सस्पिशियस क्लेम्स जो होंगे तो अंडर राइटर भी कॉशियस हो जाता है कि मतलब बहुत सारे क्लेम्स जो है वो एक तरह के आ रहे हैं या इसी से रिलेटेड आ रहे हैं, हर बार सेम चीज़ें, सेम पैटर्न रिपीट होता है। तो हिस्टोरिक क्लेम्स को भी देखकर एक आइडिया मिलता है अंडर राइटर को कि क्या हो सकता है। कभी मान लीजिए अगर किसी ने कार इंश्योरेंस में हर साल क्लेम किया हो, कभी स्क्रैच के लिए कर दिया, कभी लाइट खराब हो गई उसके लिए किया, तो नेक्स्ट टाइम जब उसको सेम इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा या नेक्स्ट टाइम जब उसकी प्रीमियम डिडक्ट की जाएगी तो वो हायर प्रीमियम होगा, या जो क्लेम उसे प्रोवाइड किया जाएगा उसमें थोड़े रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाएंगे, क्योंकि एक पैटर्न दिख रहा है कि एवरी टाइम वो चीज़ रिपीट हो रही है। इन तीनों सोर्सेज से ना अंडर राइटर को एक क्लियर मतलब इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि रिस्क कितना है और पॉलिसी को अप्रूव करना सही होगा या नहीं, प्रीमियम कितना सेट करना चाहिए। अब बात करते हैं प्रोडक्ट फाइलिंग विथ IRDAI। एक बार हम इस स्लाइड को पढ़ लेते हैं, उसके बाद थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। एवरी इंश्योरेंस प्रोडक्ट नीड्स टू बी फाइल्ड विथ IRDAI फॉर अप्रूवल बिफोर इट इज ऑफर्ड फॉर सेल। IRDAI allots a unique identification number UIN for every insurance product. Once products are introduced in the market, there are guidelines to be followed for withdrawing the product as well. The regulator asks for a clear commitment by the board of the insurer that it is willing to accept the risk in the policy and agrees to pay the claim. The insurer should plan for the possibility of withdrawal of product in the future and the options that would be available to the policyholder on such withdrawal of the product. The withdrawn product shall not be offered to the prospective customers. अब इसमें क्या है कि प्रोडक्ट फाइलिंग विथ IRDAI, जब भी कोई न्यू इंश्योरेंस प्रोडक्ट मार्केट में लाना होता है तो IRDAI जो है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसकी अप्रूवल लेनी मैंडेटरी होती है। तो जब भी कोई नया इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च किया जा रहा है मार्केट में किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, तो उससे ज़रूरी है कि वो अप्रूवल ले ले IRDAI, जो कि रेगुलेटरी अथॉरिटी है इंश्योरेंस सेक्टर का इंडिया में। अब हर प्रोडक्ट के लिए IRDAI एक UIN देता है। UIN यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये अलॉट किया जाता है। ये प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस और विड्रॉ करने के लिए भी रूल सेट किए जाते हैं। इंश्योरर के बोर्ड को ये कमिट करना पड़ता है कि वो पॉलिसी के रिस्क को एक्सेप्ट करेगा और क्लेम भी पे करेगा। तो ये कमिटमेंट के तौर पर इंश्योरर को या इंश्योरेंस कंपनी को देनी होती है कि मतलब अगर वो पॉलिसी प्रोवाइड कर रहा है तो उसे क्लेम भी प्रोवाइड करना है और वो रिस्क को भी एक्सेप्ट करके चलेगा। वो बिल्कुल ही मना नहीं कर सकता कि आप बस प्रीमियम लिए जा रहे हो लेकिन आप क्लेम्स नहीं दे रहे हो। कंपनी को ये भी प्लान करना होता है कि अगर फ्यूचर में प्रोडक्ट को विड्रॉ किया जाए, तो कई बार क्या होता है इंश्योरेंस कंपनीज अलग अलग पॉलिसीज लेकर आती है, बट एक पॉलिसी, बहुत सारी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस हो रही है, कुछ पॉलिसीज विड्रॉ भी कर ली जाती है। तो कंपनी अगर फ्यूचर में प्लान करती है कि कोई प्रोडक्ट को या कोई पॉलिसी को विड्रॉ करना है, तो पॉलिसी होल्डर्स को क्या ऑप्शन मिलने चाहिए। जो प्रोडक्ट विड्रॉ कर लिया है उसमें फ्यूचर कस्टमर को है ऑफर जो नहीं किया जा सकता है, जो पहले से वो यूज़ कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल है वो भी बताना ज़रूरी होता है, वो भी कंपनी को प्लान करके चलना होता है। तो अगर हम इस स्लाइड से समझे तो ये है कि IRDAI के अप्रूवल के बिना कोई भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल नहीं हो सकता और प्रॉपर रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए। अगर आप मार्केट में कोई पॉलिसी, कोई प्रोडक्ट ला रहे हो तो उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए भी आपको रूल्स फॉलो करने हैं, और अगर आप मार्केट से वो पॉलिसी को हटा रहे हो उसके लिए भी आपको रूल्स फॉलो करने हैं, और पॉलिसी होल्डर्स पे उसका इफेक्ट ना आए वो भी ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। Basics of rate making. The insurer needs to adopt a process of calculating a price to cover the future cost of insurance, claims and expenses, including a margin for profit. This is known as rate making. तो रेट मेकिंग का मतलब होता है इंश्योरेंस प्रीमियम का प्राइस डिसाइड करना। अब इंश्योरेंस कंपनी जो है फ्यूचर में कितने क्लेम्स आने वाले हैं, एक्सपेंसेस कितने होते हैं उन सारे पॉलिसीज़ को हैंडल करने में और सारे जो एक्सपेंस आ रहे हैं उसे कवर करने में, प्रॉफिट मार्जिन कितना रखना है,
इन सबको कंसिडरेशन में लाते हुए एक रेट फिक्स करना पड़ता है। इस पूरे प्रोसेस को हम रेट मेकिंग का प्रोसेस बोलेंगे। अगर आगे देखिए तो आप समझोगे रेट इज द प्राइस ऑफ अ गिवन यूनिट ऑफ इंश्योरेंस। तो रेट क्या हुआ, इंश्योरेंस के एक यूनिट का जो प्राइस है उसे हम रेट बोलेंगे। प्रीमियम क्या है, सम इंश्योर्ड इनटू रेट। जितना भी सम इंश्योर्ड है यानी क्लेम करने पे जितना पैसा हमने बोला है कवरेज के तौर पे प्रोवाइड होगा, उसको रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा प्रीमियम निकल जाना चाहिए। Determining the rate of premium. The pure rate of premium is arrived at on the basis of past loss experience. Therefore, statistical data regarding past losses is most essential for purpose of calculating rate. To fix the rate, it is necessary to give a mathematical value to the risk. अब पास्ट में जितना लॉस हुआ है वो इंश्योरेंस कंपनी ज़रूर कंसिडर करती है, क्योंकि उसके बेसिस पे एनालिसिस किया जाता है और उसके बेसिस पर भी रेट फिक्स करा जाता है। इस प्रोसेस में अगर आप देखोगे तो मैथमेटिकल वैल्यू और स्टैटिस्टिकल डेटा दोनों का यूज़ होता है, यानी पास्ट के डेटा को भी देखा जा रहा है कि कितने लॉसेस हुए हैं और अराइव्ड रेट उसी के बेसिस पे निकाला जा रहा है आपके सम इंश्योर्ड को कंसिडर करते हुए। रेट मेकिंग अगर आप ऐसे समझो तो एक टेक्निकल प्रोसेस है जिसमें इंश्योरर जो है वो रिस्क को कंसिडर करेगा, पास डेटा को कंसिडर करेगा, अपने एक्सपेंसेस और प्रॉफिट मार्जिन को कंसिडर करेगा और इन सारे कंसिडरेशन को ध्यान में रखते हुए जो प्रीमियम है, जो रेट है वो डिसाइड किया जाता है और रेट के बेसिस पे जो प्रीमियम है वो डिसाइड किया जाता है। एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, M यानी एवरेज लॉस परसेंटेज इज इक्वल्स L सम टोटल ऑफ लॉसेस इनटू 100 डिवाइडेड बाय V दैट इज टोटल वैल्यू। अब एग्जाम्पल के तौर पे मानिए कि कोई एक बाइक है जिसकी वैल्यू है 50,000 के आसपास। अब लॉस एक्सपीरियंस जो है वो कुछ जो हम स्टेटिस्टिकल डेटा की हमने बात करी, तो जब हम पास डेटा देखते हैं तो हमें एक आइडिया मिलता है कि जो लॉस एक्सपीरियंस रहा है आउट ऑफ 1000 बाइक्स 50 बाइक्स जो है वो गेट स्टोलन ओवर 10 ईयर्स, यानी 1000 में से 50 जो बाइकें हैं वो 10 साल के टाइम पीरियड में चोरी हो जाती है। तो ये एक लॉस एक्सपीरियंस है, ये एक पास्ट का डेटा हमने कंसिडर कर लिया। करेंट की जो बाइक की वैल्यू है वो हमने कंसिडर कर ली। अब इसके बेसिस पे अगर हम निकालेंगे तो 1000 बाइक में से 50 बाइक 10 साल में जो है वो चोरी हो जाती है। तो ऑन एन एवरेज अगर आप देखो तो एक साल में 5 बाइकें जो है वो चोरी हो रही हैं। तो अब इसी फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए हम डिसाइड करेंगे कि अगर आप बाइक इंश्योरेंस ले रहे हो तो उसका प्रीमियम कितना होना चाहिए। तो देखते हैं लॉसेस पर ईयर। सबसे पहले जो यहाँ पे था हमारा वैल्यू सम टोटल ऑफ लॉसेस, तो पर ईयर के हिसाब से अगर हम देखें तो कितना लॉस हो रहा है, 50,000 एक बाइक की कीमत, और एक साल में हमने निकाला था कि 50 ऑन एन एवरेज बाइक पास डेटा के हिसाब से चोरी हो जा रही है। तो इसकी वैल्यू हुई 2.5 लाख रुपए। अब अगर आप देखोगे टोटल वैल्यू क्या हुई, 1000 बाइक्स थी। 1000 बाइक्स को अगर पर बाइक की प्राइस देखी जाए तो 50,000 था, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो 5 CR हो जाएगी, 5 करोड़ के आसपास। ये हो गई टोटल वैल्यू। अब एवरेज लॉस परसेंटेज पर व्हीकल कितना है, लॉसेस पर ईयर डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू इनटू 100। जब हम ये करेंगे तो हमारे पास रेट निकल के आ जाएगा कि एवरेज लॉस परसेंटेज कितना हो रहा है पर व्हीकल का। तो 2.5 लाख को डिवाइड किया हमने 5 CR से, इनटू 100 किया तो हमारे पास आ गया 0.5%। अब जब आपको बाइक का प्रीमियम निकालना है तो उसका रेट आपके पास पता हो गया, रेट जो है वो 0.5% है। तो आपके बाइक की कीमत थी 50,000 और इस पे जब हम इंश्योरेंस प्रीमियम का रेट लगाएंगे तो 0.5% ऑफ 50,000 जो कि होगा 250 रुपये 250 पर ईयर। तो ये जो मेथड हुआ इसको हम बोलेंगे प्योर प्रीमियम निकालने का मेथड, जिसे कि बर्निंग कॉस्ट भी कहते हैं। एक बहुत ही सिंपल मेथड है। इस मेथड से आपको समझ आ गया होगा कि पास्ट डेटा को कंसिडर किया गया, पास्ट डेटा के बेसिस पे करेंट डेटा को कंसिडर किया गया, एवरेज लॉस निकाला गया और उसके बाद हमने रेट डिसाइड किया और उस रेट के बेसिस पे हमने करंट बाइक का जो प्रीमियम है वो कितना बनना चाहिए वो निकाला। तो ये पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे एक तरह का रेट मेकिंग प्रोसेस हुआ, जिसके बेसिस पे हमने प्रीमियम कैलकुलेट किया और इस प्रीमियम को बोलेंगे प्योर प्रीमियम या फिर बर्निंग कॉस्ट।
कॉम्पोनेंट्स ऑफ फाइनल प्रीमियम। जब इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम डिसाइड करती है तो सिर्फ रिस्क का कॉस्ट ही नहीं बल्कि कई और फैक्टर्स भी इंक्लूड किए जाते हैं। ये सारे मिलकर जो फाइनल प्रीमियम है उसको बनाता है। तो पहला है लॉस पेमेंट। लॉस पेमेंट क्या हुआ? जो एक्चुअल क्लेम कंपनी को फ्यूचर में देना पड़ेगा उसे हम लॉस पेमेंट कहते हैं। मान लीजिए आपने पॉलिसी ली है और उस पे जो इंश्योरेंस कवरेज है वो 10 लाख के आसपास है, और जब इंसिडेंट टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग वैसे होते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी को आपको क्लेम प्रोवाइड करना पड़ता है। वो एक्चुअली इंश्योरेंस कंपनी के लिए एक लॉस पेमेंट हुआ। तो फ्यूचर में कंपनी को वो क्लेम देना पड़ेगा, देना पड़ सकता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी है, उसे हम लॉस पेमेंट कंसिडर करेंगे। दूसरा है लॉस एक्सपेंसेस। अब क्लेम को प्रोसेस करने में भी खर्चे आते हैं। इन्वेस्टिगेशन करना है, सर्वे करना है, डॉक्यूमेंटेशन देखना है, उसके बाद उसे प्रोसेस करना है। तो इसमें जो एक्सपेंसेस होते हैं उसे हम लॉस एक्सपेंसेस कंसिडर करेंगे। फिर है एजेंसी कमीशन। इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं जिन्हें कमीशन दिया जाता है, जो आपको पॉलिसी को सेल करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, उन्हें ये काम करने के लिए कमीशन प्रोवाइड होता है। तो एजेंसी को कमीशन देना यानी इंश्योरेंस एजेंट्स को जो कमीशन दिया जाता है वो भी फाइनल प्रीमियम का एक पार्ट है। प्रॉफिट मार्जिन। कंपनी अपना भी प्रॉफिट लेकर चलेगी, तो जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको भी कंपनी असाइड रखेगी और उसका एक हिस्सा प्रीमियम में इंक्लूड होगा। रिजर्व मार्जिन, अगर कोई अनएक्सपेक्टेड लॉस होता है उसके लिए भी एक सेफ्टी फंड बना के रखा जाएगा इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। और ये सारे फैक्टर्स जो है वो मिल के फिर फाइनल प्रीमियम जो है वो डिसाइड होता है। तो लॉस पेमेंट कंसिडर किया गया, लॉस एक्सपेंस कंसिडर किया गया, एजेंसी कमीशन, प्रॉफिट मार्जिन, रिजर्व मार्जिन, ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद जो फाइनल रेट है प्रीमियम का, जो पॉलिसी होल्डर्स को प्रोवाइड किया जाएगा, जो प्रीमियम पॉलिसी होल्डर्स को देना पड़ेगा, वो इतने सारे कंपोनेंट्स को साथ में लाने के बाद डिसाइड होता है। अब बात करते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट इन इंश्योरेंस की। पहला है डिडक्टिबल। इट इज कॉस्ट शेयरिंग प्रोविजन बिटवीन एन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। It provides that only the claims in excess of a particular threshold are payable by the insurer. तो कॉस्ट शेयरिंग प्रोविजन है इंश्योरर के बीच और इंश्योर्ड के बीच, यानी जो पॉलिसी प्रोवाइड कर रहा है इंश्योरेंस कंपनी उसके बीच और पॉलिसी होल्डर के बीच। कोई भी क्लेम एक पर्टिकुलर लिमिट के जब ऊपर होगी तभी वो इंश्योरर द्वारा पे की जाएगी। तो वो लिमिट क्या है और उसी को डिडक्टिबल क्यों बोलते हैं वो देखते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो deductible is the fixed amount that the policy holder has to pay out of their own pocket before the insurance company starts paying the claim. ये कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट है। मान लो जब आप लोन लेने जाते हो, होम लोन वगैरह, तो आपको डाउन पेमेंट करना होता है। डाउन पेमेंट का एक्चुअली लॉजिक क्या होता है कि आप अपनी तरफ से कुछ पैसा लगा रहे हो, उसके बाद बैंक आपको प्रोवाइड कर रही है लोन का पैसा। आपका भी पैसा इन्वेस्टेड है उस चीज़ में, पूरी तरह से आप बैंक पे डिपेंडेंट नहीं हो। आपको एक 10% या 15% आपने अपना पैसा लगाया है और रेस्ट 85% या 80% आपको बैंक से लोन की तरह मिल रहा है। अब इंश्योरेंस में डिडक्टिबल का भी कॉन्सेप्ट कुछ वैसा ही है। डिडक्टिबल मतलब हो गया कि एक लिमिट तक आपको पैसा देना है, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आपको क्लेम प्रोवाइड करेगी। तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ दिया गया है कि इफ़ हेल्थ इंश्योरेंस हैज़ डिडक्टेबल ऑफ 10,000 एंड हॉस्पिटल बिल इज 50,000, यू विल हैव टू पे 10,000 एंड देन द इंश्योरर विल पे रिमेनिंग 40,000। तो मान लीजिए आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया था जिसके टर्म्स एंड कंडीशन में उसकी डिडक्टेबल जो है वो 10,000 मेंशन की गई थी, और आपके हॉस्पिटल का जो बिल है वो 50,000 का आया। तो पहले आपको अपनी तरफ से 10,000 देने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपका जो इंश्योरर है या जहाँ से आपने पॉलिसी ली है वो आपको रिमेनिंग 40,000 प्रोवाइड करेगा। तो ये होती है थ्रेशोल्ड लिमिट जो इंश्योरेंस में सेट करी जाती है, जिसे हम डिडक्टिबल भी कहते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंचाइजी का कॉन्सेप्ट। इट रेफर्स टू अ थ्रेशोल्ड सेट यूजुअली एज अ परसेंटेज ऑफ द सम इंश्योर्ड बिलो विच नो क्लेम इज एडमिसिबल। However, when the claim amount is beyond the franchisee limit, the entire claim is admissible by the insurer. तो एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। If the claim is less than the franchisee amount, the insurer pays nothing. But if it is equal to or more than the franchisee, the entire claim amount is paid by the insurer.
तो फ्रेंचाइजी क्या हो, ये भी एक लिमिट सेट करा गया है कि इतने लिमिट के नीचे अगर आपका एक्सपेंस हुआ या आपका लॉस हुआ तो वो इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं करेगी। अगर इस लिमिट के ऊपर हुआ तभी हम कवर करेंगे, तभी हम इंटायर अमाउंट जो है वो पे करेंगे। तो मोस्टली जो ये लिमिट सेट करी जाती है ना, ये मरीन कार्गो इंश्योरेंस में देखी गई है, उसमें सेट करी जाती है। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है कि यू शिप गुड्स वर्थ 5 लाख। मान लो आप गुड्स भेज रहे हो शिप के थ्रू, जिसकी जो कॉस्ट है वो 5 लाख के करीब है, और आपका जो मरीन पॉलिसी है उसमें एक फ्रेंचाइजी क्लॉज लिमिट लगाई गई है 10,000 की। और कुछ डैमेज हो गया आपको, गुड्स को भेजने में रास्ते में कोई डैमेज हो गया जिसका खर्चा जो है 8,000 के आसपास आया, जो लॉस है वो 8,000 तक हुआ, तो आपको कोई भी क्लेम प्रोवाइड नहीं होगा, क्योंकि जो लिमिट सेट करी गई थी वो 10,000 की थी, जो फ्रेंचाइजी क्लॉज लिमिट थी वो 10,000 की थी, और आपको जो लॉस हुआ है वो उससे कम का हुआ है, तो आपको कोई जो लॉस है वो रिस्क कवर प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, क्लेम नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। अब इसी में मान लीजिए कि आपका जो डैमेज है वो 10,000 के ऊपर हुआ, 12,000 हुआ, या फिर इससे ज़्यादा हो गया, 20,000, 25,000, जितने का भी आपने क्लेम लिया था उस इंटायर पोर्शन में आ रहा है, उतने का डैमेज हुआ है, तो आपको पूरा क्लेम पे कर दिया जाएगा इंश्योरेंस कंपनी द्वारा, क्योंकि आपने जो सेट थ्रेशोल्ड लिमिट थी उससे ज़्यादा का डैमेज हुआ है। तो ये लिमिट है, ये जो है वो लगाई जाती है मरीन कार्गो इंश्योरेंस पे, मोस्टली उसी में देखी जाती है। तो थ्रेशोल्ड लिमिट का ये कॉन्सेप्ट है, और एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि डिडक्टिबल क्या होता है और फ्रेंचाइजी क्या होती है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। एग्जाम्पल के थ्रू इसीलिए समझाया गया है ताकि आप अच्छे से इस चीज़ को समझ सकें। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।